अभी एक फैशन हो गया है। जिस शख्सियत ने भारत को संविधान का वरदान देकर एक महान लोकतंत्र की नींव रखी, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। जिस व्यक्ति ने देश के करोड़ों दलितों वंचितों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, इतना नाम अगर भगवान का लेते, उन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान यानी संसद भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बयान को आप भूल गए होंगे। अब इस देश में इस बात पर चर्चा कम हो गई है क्योंकि बाकी मुद्दों की हवा तेज कर दी गई है, मगर इस मुल्क को याद रखना होगा कि साल 2024-25 में बाबा साहब पर इतनी अपमानजनक हिकारत भरी टिप्पणी करने के बावजूद देश में लाखों लोगों को आहत करने और विरोध करने के बावजूद देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी माफी नहीं मांगी और वो बयान वापस नहीं लिया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी अब सोशल मीडिया के जरिए यह साबित करने में जुट गई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने ज्यादा किया और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और विचारों को पुनर्जीवित कर दिया। पिछले 10 साल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को पूरे देश और दुनिया से परिचित करा दिया। एक वीडियो संदेश देकर भारतीय जनता पार्टी यही बात लोगों को समझाना चाहती है। वो बता रही है कि कैसे बीते दिनों में बाबा साहब के साथ अपमान हुआ। मैं सिलसिलेवार इस वीडियो में एक एक उनके दावों की पोल खोलने का काम करूंगा, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी इस बीजेपी की वीडियो की एक शनाख्त जरूरी है। इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं सिलसिलेवार सबूत के साथ, तथ्य के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के दावों को हकीकत से रूबरू कराने के लिए इसका विश्लेषण करूं। इसलिए आखिरी तक एक एक सबूत के साथ उनका जवाब आपके सामने हाजिर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक वीडियो संदेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 मिनट में बहुत ज्यादा वक्त इस बात को लिया कि कैसे वह झूठ परोसा जाए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। इस बात में हकीकत है कि बाबा साहब अंबेडकर को आजादी के बाद जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? आरोप नंबर 1, बाबा साहेब के संविधान सभा में पहुंचने पर जहां नेहरू ने अड़ंगा लगाया, तो बाबा साहेब के कैबिनेट मंत्री होने पर भी उनको रक्षा और विदेश मामलों की समिति से दूर रखकर उनका अपमान किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। बीजेपी कह रही है कि बाबा साहब को संसद में पहुंचने नहीं दिया, चुनाव हरवा दिया और अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के बिना हुआ और दिल्ली में नहीं होने दिया, जबकि हकीकत कुछ और है। चुनावों को लेकर के यह बात कही जा सकती है कि बाबा साहब खुद आहत हुए थे कि वो चुनाव हारे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद सबूत के साथ चंगदेव खैर मोड़े, जो बाबा साहब के बहुत करीबी रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, माई साहेब यानी बाबा साहब की उस समय पत्नी सविता अंबेडकर जो उस समय रहीं, और नानक चंद रत्तो जो बाबा साहब के निजी सचिव रहे। तो इन किताबों से रेफरेंस आप ध्यान से सुनिए। चंगदेव खैर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहेब जिद कर रही थीं कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में कराने के लिए कहा था। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार कहां होगा, यह माई साहेब के फैसले पर तय हुआ। इसमें कांग्रेस और बाकी लोगों की वह भूमिका नहीं थी जो बीजेपी इस वीडियो में बता रही है। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और भी मंत्री, सांसद व दोनों सदनों के लोग और बाबा साहब के लाखों अनुयायी उनके घर जमा होने लगे।
अंतिम दर्शन के बाद बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए उस समय के मंत्री जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार मुंबई के चैत्य भूमि पर हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी खुलेआम सरेआम झूठ बोलकर बाबा साहब की हितैषी बनने में कामयाब हो जाएगी? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल में बाबा साहब के सपनों और विरासत को पुनर्जीवित करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बाबा साहेब के सपनों और विरासत को पुनर्जीवित किया है। वो कहते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब को नहीं मिला और तब मिला जब बीजेपी के समर्थन की सरकार थी। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार द्वारा संविधान के शिल्पकार को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब इन हकीकत के पन्नों को आप देखिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में आजादी के बाद भी 4 दशक बीत गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की क्रेडिट लेने वाली बीजेपी ये बात क्यों भूल रही है कि वो बाबा साहब के सपनों और विचारों की विरोधी रही है? सबूत के साथ मैं बताता हूं। लेकिन भारत रत्न दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका इस देश के समाजवादियों, इस देश के अंबेडकरवादियों की थी। अगर मान्यवर कांशीराम का आंदोलन न होता और अगर समाजवादियों की सरकार न होती और संयुक्त मोर्चा सरकार की ये संकल्प न होती कि सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहा जाना चाहिए, तो 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने का फैसला न लिया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि वो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के उसूलों, सिद्धांतों और विचारों पर चल रही थी। उसी ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की, बाबा साहब को भारत रत्न दिया, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। भारतीय जनता पार्टी अपने वीडियो में एक और दावा करती है कि जहां स्मारक बनाने की जगह नहीं मिली और बाबा साहब को उपेक्षित किया गया, उन्होंने 5 तीर्थों का निर्माण कराया। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ बनाया, उन्हें राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित किया और दुनिया में बाबा साहेब के योगदान को हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने थोड़ा रंग रोगन, थोड़ा चमक धमक पर पैसा खर्च किया है कि बाबा साहब के महू के जन्मस्थल 26 अलीपुर रोड दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों, नागपुर और तमाम जगहों पर जो उनके स्थल हैं उनको अच्छा बनाया जाए। लेकिन इसकी क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाती है, इसकी क्रेडिट इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों लोगों को जाती है। अगर वो एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आइडिया ऑफ इंडिया के बुनियाद में साबित करने के लिए लाठी न खाए होते, आंदोलन न किए होते, मिशन न चलाए होते, तो क्या बीजेपी उन्हें सम्मान देती? क्योंकि बीजेपी इसके पहले भी सरकार में रही, लेकिन वो सारे काम क्या करती है, आगे उसके उदाहरण देता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, यह खेल इस देश के अंबेडकर को मानने वाले बखूबी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो में दावा करती है कि संविधान को कमजोर करने और आपातकाल लगाने वाले लोग बाबा साहब के सपनों के विरोधी थे, क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते थे। संविधान, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की। जी हां, संविधान। और ये वो जमीन है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बरगलाकर, झूठ बोलकर, ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाकर अपनी इमेज को सुधारना चाहती है, क्योंकि पूरे देश को पता है कि संविधान बदलने की बात करने वाले 400 सीट लाने के वादे के पीछे कौन लोग थे। ये सारे सांसद किस पार्टी के थे जो संविधान बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे थे? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन आइए इतिहास के पन्नों का सैर करना जरूरी है कि संविधान का असली विरोधी कौन रहा है। और ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ यह बात अब देश को पता है
कि संविधान सभा ने नवंबर 1949 में संविधान के प्रारूप को अपनाया और 26 नवंबर 1949 के 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर, जो उस जमाने में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र था, उसके संपादकीय में इसके स्पष्ट आलोचना भारत के संविधान की गई और मनुस्मृति की प्रशंसा की गई। ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में लिखा गया कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थाओं, नामकरण और पदावली का कोई निशान नहीं है। प्राचीन भारत में अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून स्पार्टा के लाइकर्गस या फारस के सोलेन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज भी मनुस्मृति में वर्णित उनके कानून दुनिया भर में प्रशंसा का विषय हैं और भारत में हिंदुओं के बीच सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान पर संपादकीय से अंश, ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949। सबूत नंबर 1, संविधान बनने के समय से ही आरएसएस ने इस संविधान का लिखित, मौखिक और आंदोलन करके विरोध किया और अकेला ऑर्गेनाइजर ही उस समय मनुस्मृति को चाहने वाला और भारत के संविधान को विरोध करने वाला नहीं था। हिंदुत्व आंदोलन के एक और दिग्गज विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के मसौदे की तीखी आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि मनुस्मृति को भारतीय कानूनों का आधार बनाया जाना चाहिए। विनायक दामोदर सावरकर मनुस्मृति में महिलाएं नाम से लिखते हैं कि मनुस्मृति वह शास्त्र है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बन गया है। सावरकर आगे लिखते हैं कि सदियों से इस ग्रंथ ने हमारी राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर आधारित है और इसी विनायक दामोदर सावरकर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज को भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। सावरकर को वीर सावरकर बनाकर देश का सबसे बड़ा शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रही है। जिन सावरकर पर यह सवाल पूछा जाता था कि जिस दौर में उसी काला पानी की सजा पाए लोग फांसी के तख्ते को चूम गए, कुर्बान हो गए, मगर अंग्रेजों के सामने न माफी मांगी न घुटने टेके। कितनी बार सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और बाद में पेंशन पर गुजारा किया, अंग्रेजों की मदद किया, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को मानने का दावा करते करते सावरकर को राष्ट्र का सबसे बड़ा नायक बना रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने वीडियो में दावा करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वित्त मंत्रालय में जगह न देकर के उनके आर्थिक नीतियों को, सपनों को, विचारों को इस देश में पूरा नहीं होने दिया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को वित्त मंत्रालय में कोई जिम्मेदारी नहीं दी और उनके विजन को देश की नीति निर्माण में शामिल नहीं किया। हास्यास्पद तर्क यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में गरीब और अमीर के बीच खाई इतनी बढ़ा चुकी हो पिछले 10 साल में कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज भी सरकार को देना पड़ रहा है और चंद अरबपतियों, पूंजीपतियों को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए पूरे देश की सरकारी संपत्ति को, सरकारी जमीन को, सरकारी शिक्षा को और बैंकों के लोन को एक तरफ से दे करके अमीर बनाया जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको चंदा लेकर के धंधा दिया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आर्थिक खाई इतनी बढ़ा दी कि आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और ऊपर रहने वालों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश पर कर्ज, प्रति व्यक्ति कर्ज को कई गुना बढ़ा दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में सबसे निचली पायदान पर पहुंचा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाया। वो बाबा साहब के आर्थिक विचारों पर
कैसे बोल सकती है? वीडियो में बीजेपी दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में शिक्षा और समान अवसर के आधार पर बाबा साहब के विचारों पर नई शिक्षा नीति बना दी। नई शिक्षा नीति तक भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास की मूल भावना समाई है। यही सच्चे मायनों में बाबा साहेब के योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। हकीकत जबकि अलग है। आंकड़ा नंबर 1, साल 2014-15 में देश भर में 11,07,118 सरकारी स्कूल और 83,402 सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त थे। 2021-22 में इन स्कूलों की संख्या घटकर क्रमशः 10,22,386 और 82,480 रह गई। वहीं 2014-15 में निजी स्कूलों की संख्या 2,88,164 थी, जो साल 2021-22 में बढ़कर 3,35,844 हो गई। यानी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। क्या ये बाबा साहब के सपनों की शिक्षा व्यवस्था है? पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने शिक्षा का बजट घटाकर आधा कर दिया। क्या ये बाबा साहब के सपनों और विचारों की शिक्षा व्यवस्था है? नई शिक्षा नीति 2020 में क्लोजर, मर्जर, हेफा, ग्रेडेड ऑटोनॉमी जैसे प्रावधान ला करके सरकारी शिक्षा को धीरे धीरे निजी हाथों में बेच करके उसे मुनाफा आधारित व्यवसाय बना देना क्या बाबा साहब के सपनों और विचारों की शिक्षा व्यवस्था है? अकेले 2023 में देश भर में 4,000 से ज्यादा स्कूलों का विलय किया गया। महाराष्ट्र ने स्कूलों के विलय की घोषणा की, जिनका असर 2 लाख बच्चों पर पड़ा। उड़ीसा ने 7,478 स्कूलों को बंद कर दिया। मध्य प्रदेश ने 35,000 स्कूलों को 16,000 प्रतिष्ठानों में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रावधान किया था। और नियम यह बना दिया है मोदी सरकार ने कि अगर बच्चे कम होंगे तो सरकारी स्कूल बंद होंगे। फैन इंडिया की रिपोर्ट में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि राज्य स्तर पर स्वीकृत शिक्षकों के 62.71 लाख पदों में से 10 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यह बाबा साहब के सपनों का विचार है। रिपोर्ट आगे बताती है कि साल 2022 में SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए बंद कर दी गई है। यानी SC, ST, OBC की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। यह बाबा साहब ने कहा था बंद करने को। 2022 में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया है। व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति भी 2013-14 में 243 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में केवल 33.8 करोड़ रुपए रह गई। यानी फेलोशिप कई गुना घट गई। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या ये बाबा साहब के सपनों को पूरा किया है? नई शिक्षा नीति हेफा बना करके इस देश के शैक्षणिक संस्थानों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लोन देगी। पहले UGC हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी सरकार देश के लोगों को उनका जेब देख करके शिक्षा नहीं देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की बीते 10 साल की सरकार ने अब शिक्षा व्यवस्था को लोन पर आधारित एक मुनाफा आधारित व्यवसाय बना दिया। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी यानी हेफा लोन दे रही है। हेफा की सालाना रिपोर्ट साल 2022 की आपकी स्क्रीन पर है। और जितने मेंबर इसमें दिख रहे हैं, इसमें SC, ST, OBC कितने हैं? अभी तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं कि इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी SC, ST, OBC कितने हैं, इस देश के वाइस चांसलर कितने SC, ST, OBC हैं, प्रोफेसर SC, ST, OBC कितने हैं। साल 2019 तक OBC प्रोफेसर तो 0 थे। और आज आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में भी 10% SC, ST, OBC प्रोफेसर नहीं पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, मीडिया में नहीं, फिर SC, ST, OBC कहां है? बीते 10 साल में कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ SC, ST, OBC का शिक्षा जगत में? तो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लोन दे रही है बीते 10 साल में। बीते 10 साल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहे हैं कि खर्चा ठीक करने के लिए जमीन कहीं किराए पर या बेचना तो न पड़ जाए।
दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के आईआईटी और आईआईएम अब लोन लेकर के शिक्षा देंगे, जिसका सीधा अर्थ है कि फीस कई गुना बढ़ेगी, खर्चा घटेगा, नौकरी कम होगी, पढ़ाई महंगी होगी और दावा किया जा रहा है कि विदेश के लोगों को हम देश में पढ़ाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने भाषण में साफ तौर पर कह गए हैं कि शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, यानी सरकार पैसा खर्च करे शिक्षा पर ताकि किसी भी गरीब कमजोर मजलूम को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। लेकिन हकीकत कुछ और है। बीते 10 साल में शिक्षा को मोदी सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और जो बचा खुचा था उसे एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल और लेटरल एंट्री के जरिए यूजीसी रेगुलेशन 2025 बनाकर किसी को भी प्रोफेसर बना देने का ऐसा रास्ता बनाया है जिससे आरएसएस का कैडर और आराम से देश के विश्वविद्यालयों में भरा जा सके। सिलेबस बदल करके ज्योतिष विज्ञान और हिंदू अध्ययन केंद्र जैसे केंद्र बनाए जा रहे हैं। गोबर से लेकर के यज्ञ विश्वविद्यालयों में घुस चुका है। ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों की शिक्षा व्यवस्था है क्या? वीडियो आगे कहती है कि काका कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन को कांग्रेस ने दरकिनार किया। आरक्षण के विरोधी नेहरू ने काका कालेलकर रिपोर्ट और इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। राजीव गांधी ने तो पिछड़ों को मूर्ख तक कह दिया था। ठीक बात है, कुछ गलतियां कांग्रेस ने की हैं जिसके लिए कांग्रेस को दोषी करार देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी अपनी कामयाबी के तौर पर गिना रही है कि उसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया। मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना आरक्षण की बाबा साहब अंबेडकर की संकल्पना की हत्या करना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करके इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना करके बाबा साहब के विचार पर नहीं, बंच ऑफ थॉट लिखने वाले गोलवलकर के विचार का भारत बना दिया है। बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर ने ऐसी नीतियों की आलोचना की थी जो बाबा साहब के आरक्षण की थी। वे लिखते हैं कि हमें जाति पंथ आदि के आधार पर समूह बनाने और सेवाओं, वित्तीय सहायता, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और ऐसे सभी अन्य क्षेत्रों में विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों की मांग करने की पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। अल्पसंख्यकों और समुदायों के संदर्भ में बात करना और सोचना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। वे लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1960 में गणतंत्र बनने के दिन से लेकर सिर्फ 10 साल के लिए अनुसूचित जातियों के लिए विशेषाधिकार की बात की थी, परंतु इसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। उन्हें एक अलग इकाई के रूप में बनाए रखने में निहित स्वार्थ जारी है। इससे बाकी समाज के साथ उनके एकीकरण को नुकसान पहुंचेगा। गोलवलकर बंच ऑफ थॉट में जिस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के हिमायती हैं, वो बाबा साहब के सपनों का विरोधी है, और बाबा साहब जिस आरक्षण के हिमायती थे वो गोलवलकर के विचारों का आरक्षण विरोधी है। और मोदी सरकार अंबेडकर नहीं, गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट पर आरक्षण लागू कर रही है। सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार वैसे ही सब बिक गया, आरक्षण बचा कहां है? लेकिन जो बचा है उसकी अवधारणा पर भी हमला कर दो और ईडब्ल्यूएस की बात बाबा साहब अंबेडकर के साथ अगर यह भी कबूल कर लिया तो फिर समझ जाना डॉक्टर अंबेडकर को विष्णु का अवतार बनाने में अब आरएसएस देर नहीं करने वाला। आखिर में वो महिला अधिकारों को, हिंदू कोड बिल को और बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर वीडियो बताती है कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को महिलाओं के उत्थान से जोड़कर क्रांति कर दी। हकीकत इससे अलग है। हिंदू कोड बिल जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी और हिंदू कोड बिल के साथ जोड़ करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उसमें सबसे बड़ा विरोध बाबा साहब अंबेडकर का आरएसएस के लोगों ने ही तो किया था। दक्षिणपंथी लोग हिंदू कोड बिल का भयानक विरोध कर रहे थे। मनुस्मृति में महिलाएं शीर्षक से सावरकर हिंदू कोड बिल का प्रकारांतर से विरोध और मनुस्मृति का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वो सावरकर और अंबेडकर एक कैसे हो जाएंगे? हिंदू कोड बिल का सबसे मुखर विरोध आरएसएस के लोगों ने किया।
उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल का उनका मूल्यांकन भी उतना ही निंदनीय था जो स्वतंत्र भारत में हिंदू महिलाओं को अधिक अधिकार देने के लिए हिंदू पर्सनल कानूनों में सुधार का पहला प्रयास था। याद रखें, यह एक विवाह प्रथा पर रोक लगाने और महिलाओं को पृथकता का अधिकार सुनिश्चित करने, संपत्ति में अधिकार देने का नाम है हिंदू कोड बिल। और बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए आरएसएस कई बार 1950-51 के समय बाबा साहब अंबेडकर के घर पर हमला करता है। प्रभात प्रकाशन खंड 4 पृष्ठ 415 कहता है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर हमला किया है हिंदू कोड बिल के नाम पर। यह कौन कह रहा है? आरएसएस कह रहा है। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल विरोधी समिति ने पूरे भारत में सैकड़ों बैठकें की, जहां विभिन्न स्वामियों ने प्रस्तावित कानून की निंदा की। इस आंदोलन में भाग लेने वालों ने खुद को धार्मिक योद्धा के रूप में पेश किया, जो धार्मिक युद्ध लड़ रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने बिल की निंदा की। एक वक्ता ने इसे हिंदू समाज पर परमाणु बम कहा। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने विधानसभा भवन पर मार्च किया, हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और शेख अब्दुल्ला के कार में तोड़फोड़ किया। वह जनसंघ और आरएसएस जिसके मातृ संगठन हो, वो बीजेपी आज महिला हितैषी होकर के अंबेडकर के सपनों का भारत बना रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने के लिए हिंदू कोड बिल लिया और जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरोधियों में संसद में खड़े होकर भाषण देते हैं। आखिर में यानी महिलाओं को जो आरक्षण दे करके बाबा साहब के सपनों का विचार बनाने का बीजेपी का दावा है, वो हास्यास्पद साबित होता है। और जो आरक्षण दिया है वो कब लागू होगा किसी को पता ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो महिलाओं के आरक्षण में कोटा विदिन कोटा जरूर रखते, ताकि अमीर घरों की सवर्ण महिलाएं ही आरक्षण की लाभार्थी न होकर एससी एसटी ओबीसी महिलाएं भी आरक्षण की लाभार्थी होती। और नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को कोटा विदिन कोटा में महिला आरक्षण में शामिल नहीं किया। यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। आखिर में नरेंद्र मोदी सरकार बाबा साहब अंबेडकर की उपलब्धियों और विचारों सपनों को पुनर्जीवित करने के दावे में ओबीसी कमीशन को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की उपलब्धि गिनाती है। और हकीकत केवल एक उदाहरण से बताऊं कि उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चिट्ठी लिखकर कहता है कि 3.86% ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ भी नहीं करती है। वो मानती तक नहीं है कि यह आरक्षण घोटाला हुआ। चिट्ठी पर चिट्ठी लिखता रह गया पिछड़ा वर्ग आयोग, कुछ भी नहीं हुआ। यानी आपने आयोग तो बना दिया लेकिन उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। फिर उस आयोग का करोगे क्या आप? और आज की तारीख में उस आयोग में पूर्णकालिक सदस्य और कमेटी भी नहीं है। क्या आपने पिछले 10 साल में कोई एक काम ऐसा दिखाया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस देश में ओबीसी के न्याय के लिए किया? क्या उसने एनएफएस रोका? क्या उसने लेटरल एंट्री रोकी? क्या ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को ईडब्ल्यूएस कटऑफ से नीचे जाने पर कोई सवाल उठाया? क्या वैकेंसी में बैकलॉग और शॉर्टफॉल का कोई भी सवाल नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने उठाया? कुछ भी नहीं कर पाए। ये तो बाद में आंदोलन और कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने की बात की और सरकार सुप्रीम कोर्ट के बहाने उसे उलझा चुकी है। इन तमाम गवाहों, सबूतों और बयानात के मद्देनजर ये जनता की अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार का यह अंबेडकर प्रेम तथ्यहीन, तर्कहीन और धोखा है, जिसने अमित शाह के बयान पर माफी नहीं मांगी, जो अंबेडकर के सपनों के विरोधी हैं, गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। यह अंबेडकर प्रेम एक धोखा है जो इस देश के लोग समझते हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जरूरी लगी हो, तो इसे जन जन तक पहुंचाने की इस क्रांति में आप अपनी भूमिका निभाएं, मदद करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।